हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल तुम लोगों के। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई नो काफी टाइम बाद देखने को मिल रहा हूं। आई नो काफी टाइम बाद दृष्टि सीरीज तुम लोगों की वापस आई है, बट अब आए हैं तो पूरा करके जाएंगे और जहां छोड़ा था वहीं से ही शुरू करेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th की दृष्टि सीरीज का मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है भाई, देखो ये चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, थ्योरी है ज्यादातर। ठीक है, बहुत छोटी क्लास रखूंगा मैं, जल्दी चैप्टर को खत्म करेंगे क्योंकि सीधी सी बात है इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे इसके बाद स्टार्ट होंगे। बट ये पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये बेसिक सेट करेगा आगे आने वाली ज्योमेट्री का। लाइन्स एंड एंगल, ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, सबका बेस ये सेट करेगा। तो समझ रहे हो इंपॉर्टेंट किस लिए? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक क्लियर हो जाएंगे। बेसिक क्लियर हो गए उसके बाद तो धुएं उठा देंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो भाई देखो, जरूरी है ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे। आई होप तुम लोग रेडी होगे। ठीक है, काफी टाइम बाद वापस आए हैं। ठीक है, अपने दोस्त यारों को बता देना कि दृष्टि सीरीज इज बैक। लेट्स स्टार्ट द शो। तो भाई देखो, इंट्रोडक्शन यूक्लिड ज्योमेट्री में तुम्हारे बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं, तुम्हारे स्कूल में जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, वो आएंगे तुम्हारे 1 मार्क वाले। यहां से जनरली तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं, देखो मैं बता देता हूं किसके अंदर से। यहां से तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारा यूक्लिड की अभिग्रहित और अभिधारणाओं से। ठीक है, डायरेक्टली वो तुम्हें एक स्टेटमेंट देगा, कहेगा बताओ क्या ये अभिग्रहित है, क्या ये अभिधारणा है, अभिग्रहित और अभिधारणा में अंतर क्या होता है। ठीक है, और तुम्हारा जो दिया गया कथन एक अभिग्रहित है या अभिधारणा है, या दिया गया कथन यूक्लिड की कौन सी अभिग्रहित है, या दिए गए कथन को सत्यापित करने के लिए आप यूक्लिड की कौन सी अभिग्रहित का इस्तेमाल करोगे। इस टाइप से आपके क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं इस चैप्टर में से। सॉरी, तो बिना किसी देरी के हम सीधा चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूक्लिड की अभिग्रहित अभिधारणाएं, या मैं बोलूं यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से ही सारी चीजें मैं लेकर चलूंगा। सबसे पहले हमारे पास आते हैं ठोस, क्योंकि अब हम आगे जाके ठोस द्रव गैस, ये केमिस्ट्री वाला ठोस द्रव गैस नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ मैथ्स में ठोस की एक अलग परिभाषा है। ठोस क्या है? ठोस एक ऐसा आकार, ठोस का अपना एक आकार होता है। ठीक है, अपनी माप होती है, अपनी एक स्थिति होती है। ठीक है, उसे एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक लेके जाया जा सकता है, और ठोस जो है वो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो मैं ठोस हूं। मैं ठोस हूं कैसे? कैसे हूं मैं ठोस? मेरी एक माप है। ठीक है, मेरा एक आकार है, मेरी एक स्थिति है कि मैं अभी बोर्ड के सामने खड़ा हूं। मैं अपनी स्थिति को बदल सकता हूं, मैं अपने आप को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जा सकता हूं। जैसे मैं अब ले गया, मैं अब बोर्ड के सामने था, अब मैं बोर्ड से साइड में आ गया हूं। ठीक है, तो मैं क्या हूं भाई? मैं एक ठोस हूं। हमारे पास अलग अलग तरीके के ठोस है। ठीक है, हमारे पास अलग अलग तरीके के ठोस होते हैं, जिनमें से हमें आज की जो आपका आगे चल के पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन आएगा, ठीक है, वहां पर आप ठोसों के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, और वहां पर आप पढ़ोगे तुम्हारे घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। ठीक है, क्लास 9th में तुम शंकु के छिन्नक के बारे में नहीं पढ़ोगे, वो क्लास 10th में आता है। ठीक है, बट ये सारी चीजें तुम पढ़ोगे। ठीक, तो जो ठोस है, ठोस की जो बिल्कुल बाह्यतम सीमा होती है, बिल्कुल बाहर वाली सीमा, जैसे मेरी ये जो बिल्कुल बाहर वाली सीमा है, ये जो मेरी स्किन है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम पृष्ठ। ठोस की जो बिल्कुल बाह्यतम सीमा होती है उसे कहा जाता है पृष्ठ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहां पर देखूं तो परिभाषा दी गई है, ठोस की परिसीमाओं को पृष्ठ कहते हैं। ये आकाश के एक भाग को, आकाश बोले तो यहां पर स्पेस बोलने की बात हो रही थी, कि स्पेस के एक भाग को दूसरे भाग से अलग करते हैं, और इनकी कोई मोटाई नहीं होती। होती है बट हम ये मानते हैं कि नहीं होती। ठीक है, तो देखो आपका जो ठोस होता है, ठोस की जो बाह्यतम सीमा है, जैसे ये मेरी बॉडी है। ठीक है, ये मेरी जो स्किन है वो क्या है? मेरी पृष्ठ है, मेरा पृष्ठ है। ठीक है, मैं ठोस हूं, मेरी स्किन जो है वो मेरा पृष्ठ है। तो वो क्या कर रही है? वो मेरी अंदर वाली पूरे जो मेरी बॉडी के अंदर के अंदरूनी भाग हैं, उन्हें बाहर के सारी चीजों से क्या कर रही है? बचा रही है, या मैं बोलूं कि अलग कर रही है। ठीक है, तो ये क्या काम होता है? ये काम होता है पृष्ठ का।
ठीक है, बिल्कुल ठोस की बाह्यतम, बिल्कुल बाहर वाली स्थिति का। अब देखो भाई, यूक्लिड ने कुछ परिभाषाएं दी थी, ठीक है, ये हमारे एक मैथमेटिशियन हुए थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ एक ऐसी परिभाषाएं दी जो कि ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इन परिभाषाओं के बिना अगर आप ज्योमेट्री पढ़ने जाओगे तो फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक परिभाषाएं मैं तुम्हें दे देता हूं, इनका ध्यान रखना, ठीक है। और क्या परिभाषाएं, बहुत बेसिक है। जैसे बिंदु क्या होता है, बिंदु क्या है, बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं है, ठीक है। हम बिंदु को इस तरीके से दिखा देते हैं किसी बिंदु को, बट ये बिंदु नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। तो बिंदु क्या है, बिंदु एक ऐसी चीज है जिसकी कोई लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती, ऊंचाई नहीं होती, ठीक है। बिंदु एक ऐसी चीज है, मतलब अगर मैं सुई की नोक को पेपर पे लगाऊं तो हमारे पास बिंदु बने, ठीक है। मतलब ना कोई लंबाई, ना कोई चौड़ाई, ना कोई ऊंचाई, ये बिंदु नहीं है भाई, ठीक है। अब बिंदु की क्या है, बिंदु एक ऐसी चीज है जिसकी कोई माप नहीं है, जिसकी कोई विमा नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं लंबाई पर। तो लंबाई क्या है भाई, लंबाई आपकी, सॉरी, रेखा क्या है, रेखा है आपकी चौड़ाई रहित लंबाई, मतलब एक ऐसी लंबाई जिसमें कोई चौड़ाई ही ना हो, ठीक है, जिसमें कोई चौड़ाई ही ना हो, वो क्या है, वो लंबाई आपकी रेखा होती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है इसमें चौड़ाई ना हो, ये तुम्हें देखने पे लग रहा होगा कि इसमें चौड़ाई नहीं है, बट इसमें भी कुछ ना कुछ चौड़ाई है, इसमें भी कुछ ना कुछ चौड़ाई है। तो ये भी क्या है, रेखा की जो परिभाषा है वो यही बोला गया कि चौड़ाई रहित लंबाई को आप क्या कहते हो, रेखा कहते हो, ठीक है। रेखा के जो अंतिम सिरे होते हैं वो बिंदु होते हैं, रेखा के जो अंतिम सिरे होते हैं वो बिंदु होते हैं, तीसरी परिभाषा। चौथी, एक सीधी रेखा जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित होती है। तो यहां पर सरल रेखा की बात हो रही है। एक सरल रेखा क्या होती है, जो अपने साथ वाले बिंदुओं पर बिल्कुल सपाट रूप से स्थित हो, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं से इधर उधर से निकल के जा रही है, बिल्कुल सपाट रूप से अपने बिंदुओं के साथ उपस्थित हो, ठीक है, वो हमारी क्या होती है, एक सरल रेखा होती है। इसके बाद आता है पृष्ठ। पृष्ठ एक ऐसी चीज है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, जैसे कि तुम्हारा ये बोर्ड, ठीक है, ये एक पृष्ठ है, तो इसकी एक लंबाई और चौड़ाई होती है, इसमें कोई ऊंचाई नहीं होती, ठीक है। पृष्ठ की जो बाह्यतम सीमा होती है वो रेखाएं होती हैं, पृष्ठ की जो बाह्यतम सीमाएं होती हैं वो रेखाएं होती हैं, ठीक है। और एक समतल पृष्ठ क्या होता है, जो अपने साथ बनने वाली रेखाओं पर पूरी तरीके से सपाट रूप से स्थित हो, ठीक है। तो यहां पर जो तुमने मेजर चीज समझने वाली है वो क्या है, वो यही है कि तुम्हारा ठोस की बाह्यतम सीमा क्या होती है, आपका पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ की बाह्यतम सीमा क्या होती है, रेखा होती है, रेखा की बाह्यतम सीमा क्या होती है, आपके बिंदु होते हैं, ठीक है। इसके अलावा तुम देखोगे यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी डेफिनेशन हम पे आज भी नहीं है, ठीक है, जैसे कि लंबाई। अब लंबाई हमें पता है क्या होता है, ठीक है, लंबाई हमें पता है क्या होता है, चौड़ाई हमें पता है क्या होता है, लेकिन इनकी कोई परिभाषा नहीं है हमारे पास, समझ रहे हो, इनकी कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। तो भाई ऐसे पदों को जिनकी कोई परिभाषा नहीं है अपने पास, उन्हें अपरिभाषित पद कहा गया था भाई, ठीक है, उन्हें अपरिभाषित पद कहा गया था, ठीक है। जैसे कि यहां पर तुम देख सकते हो लंबाई है, चौड़ाई है, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारे अपरिभाषित पद है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, अब हम चलते हैं हमारे मेन स्टेटमेंट की तरफ। तो यूक्लिड के अभिग्रहित, ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर का मेन टॉपिक है वो यही है, यूक्लिड की अभिग्रहित और अभिधारणाएं, ठीक है। तो यूक्लिड की अभिग्रहित क्या है, देखो भाई, यूक्लिड की अभिग्रहित की बात मैं करूं तो वे सत्य कथन जो संपूर्ण गणित में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो हमारा, थैंक यू सो मच भैया, हाँ भाई, तो देखो अब हमारे पास क्या आता है, अभिग्रहित के अंदर क्या आता है, अभिग्रहित आते हैं ऐसे सत्य कथन
जिन्हें आप पूरे के पूरे गणित में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सबसे पहली सत्य कथन, दूसरा पूरे गणित में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्य कथन मतलब भैया इन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, इन्हें सिद्ध मान लिया गया है। ठीक है, तुम ये नहीं बोलोगे कि तुम्हारे सामने कोई अभिग्रहित रखी जाए और तुम उसे सिद्ध करो। ठीक है, तुम कभी भी नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि उन्हें सत्य मान लिया गया है, तुम्हें उन्हें वैसे ही जैसे बोला गया है वैसे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, यही है तुम्हारी यूक्लिड की अभिग्रहित। ऐसे सत्य कथन जो कि पूरे के पूरे मैथ्स में कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अभी तुम इन्हें पढ़ोगे तो तुम कहोगे अरे सर ये कैसे कैसे कथन लिख रखे हैं। देखो, सबसे पहला है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं परस्पर बराबर होती हैं। मतलब मान लो तुम्हारा दोस्त और तुम्हारे दोस्त का एक कजन आया हुआ है, एक भाई आया हुआ है। ठीक है, तुम्हारी आयु भी तुम्हारे दोस्त के बराबर है, तुम्हारे दोस्त के उस कजिन की आयु भी, जो वो भाई आया हुआ है उसकी आयु भी तुम्हारे दोस्त के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, उस भाई की और तुम्हारी आयु भी आपस में बराबर हो जाएगी, है ना। यही तो होगा, यही तो होगा मतलब कि भाई अगर आपके दो लोगों की आयु किसी एक के बराबर है तो उनके आपस में भी आयु बराबर होगी। या फिर मैं बोलूं अगर A बराबर है B के और C भी बराबर है B के, तो यहां से क्या होगा, आपका A बराबर हो जाएगा C के। ठीक है, तो आपकी अगर दो वस्तुएं या कोई भी वस्तुएं जो किसी एक वस्तु के बराबर होती हैं वो परस्पर आपस में भी बराबर होती हैं। सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? चलो अब देखो आगे क्या कह रहा है, यदि बराबरों में बराबरों को जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों के पास, तुम्हारे और तुम्हारे भाई के पास 4-4 टॉफी है। ठीक है, मैंने तुम लोगों को 5-5 टॉफी और दे दी, दोनों के पास बराबर टॉफी थी, मैंने दोनों को बराबर टॉफी और दे दी। अब दोनों के पास कितनी टॉफियां हो गई, 9-9 टॉफी हो गई। क्या ये भी बराबर है? बिल्कुल। तो अगर आपको पता है कि A प्लस C, A बराबर है C के, और आपको पता है कि B बराबर भी है D के, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हो, अगर आप बराबर में बराबर को जोड़ देते हो तो जो मान निकल कर आएगा नया वो भी बराबर होगा। ठीक है, बराबर में बराबर को जोड़ने पर आपका पूर्ण भी बराबर होगा। और अगर आप बराबर में से बराबर को घटा भी देते हो, आप A माइनस बी कर देते हो और C माइनस डी कर देते हो, तो जो मान निकल कर आएगा वो आपका बराबर होगा। अगर आप बराबर में से बराबर को घटा देते हो तो वो भी आपके बराबर ही होंगे। ठीक है, शेषफल आपका बराबर होगा। मजा आ गया भाई। हाँ देखो अब क्या लिखा हुआ है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं परस्पर बराबर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा हाथ, मेरे हाथ ने दूसरे हाथ को पूरा ढक लिया, यानी कि मेरे हाथ एक दूसरे के संपाती हैं। तो ये क्या है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही मान लो एक रेखा है, ठीक है, मान लो ये एक रेखा है AB, ठीक है, और इसके ऊपर एक और रेखा मैंने बना दी PQ। दोनों एक दूसरे के संपाती हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका AB बराबर होगा PQ के, आपका AB बराबर होगा PQ के। यही आपकी क्या है, यही आपकी रेखा है। क्या है कि अगर दो चीजें संपाती होती हैं तो वो परस्पर बराबर भी होती हैं। दूसरा, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है मतलब अगर कोई पूरी चीज है तो वो अपने भाग से बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक रोटी है, ठीक है, तुमने उस रोटी का एक टुकड़ा तोड़ लिया, तुमने उस रोटी का एक टुकड़ा तोड़ लिया, तो वो पूरी रोटी जो थी वो तुम्हारे इन दोनों टुकड़ों से क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। तो पूर्ण जो है वो भाग से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, पूर्ण जो है वो भाग से हमेशा बड़ा होता है। इसके बाद क्या आता है भाई, इसके बाद आता है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दोगुनी हो परस्पर बराबर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जगह पर ऐसे समझो, एक जगह पर तुम्हारे पास वो पड़े थे क्या, एक डिब्बे में टॉफी पड़ी थी। तुमने कहा अपने दोस्त के सामने मजे लेने के लिए कि भाई मेरे पास पता है इससे दुगनी टॉफीज है, इसमें 10 टॉफी है, मेरे पास इससे दुगनी टॉफी है। तुम्हारे दोस्त भी आया, उसने भी कहा अरे भाई मेरे पास भी इससे दुगनी टॉफी है। तो दोनों के पास कितनी कितनी टॉफी होंगी, 20-20 टॉफी होंगी, यानी कि बिल्कुल बराबर टॉफी होंगी। ठीक है,
तो जब कोई दो चीजें या जब कोई चीजें किसी एक ही चीज की दुगनी होती हैं तो वो परस्पर क्या होती हैं भैया, अपना बराबर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका a जो है वो b का दुगना है और आपका x जो है वो भी b का दुगना है, तो क्या होगा, आपका a बराबर हो जाएगा x। सेम इसी तरीके से वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी होती हैं वो भी परस्पर बराबर होती हैं। मान लो आपका x जो है वो आधा है p का और आपका r जो है वो भी आधा है p का, तो आपका x बराबर हो जाएगा r के। ठीक है, तुम्हारी आयु तुम्हारे मामा की आयु की आधी है, तुम्हारे दोस्त की आयु भी तुम्हारे मामा की आयु की आधी है, दोनों की आयु कैसी हो जाएगी, दोस्त की और तुम्हारी बराबर। तो अभिग्रहित देख रहे हो तुम अभिग्रहित देख रहे हो, अभिग्रहित तुम थ्रू आउट द मैथमेटिक्स क्या तुम अपनी रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। मैंने कितने एग्जाम्पल दे दिए तुम्हें तुम्हारी रियल लाइफ से जुड़े हुए। ठीक है, तो यही तुम्हारे यूक्लिड की अभिग्रहित होती है जो कि तुम थ्रू आउट द मैथमेटिक्स कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारे ऐसे सत्य कथन होते हैं जिन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है और जिन्हें तुम पूरे गणित में कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आया? समझ में आया सबको ये? चलो, अब यूक्लिड के अभिग्रहित के बाद हमारे पास आती हैं यूक्लिड की अभिधारणाएं। ठीक है, तो यूक्लिड की अभिधारणाओं में हमारा अभिधारणाएं क्या है? अभिधारणाएं वो सत्य कथन होते हैं, वो सत्य कथन जिन्हें केवल ज्यामिति में यानी कि ज्योमेट्री में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखो होते ये भी सत्य कथन ही है, इन्हें भी सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन ये वो सत्य कथन होते हैं जो कि केवल और केवल ज्यामिति में इस्तेमाल किए जाते हैं, ज्योमेट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, बाहर कहीं और कहीं भी इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। जैसे कि आपका जो अभिग्रहित थी वो कहीं भी इस्तेमाल हो सकती थी थ्रू आउट द मैथमेटिक्स, तुम उन्हें कहीं भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इन्हें नहीं कर सकते हो। इन्हें आप केवल और केवल कहां पर, अपना ज्यामिति में ही इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहली अभिधारणा तुम्हारी क्या है? सबसे पहली अभिधारणा यह है कि तुम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रेखा खींच सकते हो। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रेखा खींच सकते हो, यह तुम्हारी पहली अभिधारणा है। ठीक है, और इस अभिधारणा से तुम्हारी एक अभिग्रहित निकलती है क्या, जो है ये अभिधारणा पहली यही है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है, यह पहली अभिधारणा है। यहां से एक नई अभिग्रहित निकलती है जो कि है ये क्या, कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अगर तुम यहां पर दो बिंदु ले लेते हो तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली आप केवल एक ही रेखा खींच सकते हो, इससे आगे आप खींचने की कोशिश करोगे भी तो वो खींचेगी ही नहीं। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली आप केवल एक और केवल एक अद्वितीय रेखा यानी कि यूनिक रेखा खींच सकते हो। यह है सबसे पहली अभिधारणा। दूसरी कि भैया अगर तुम्हारे पास कोई शांत रेखाखंड है, मतलब कोई एक ऐसा रेखाखंड है जो कि खत्म हो रहा है दो बिंदुओं पर, ठीक है, तो तुम उन्हें दोनों तरफ उस रेखाखंड को अनंत रूप से बढ़ा सकते हो। सीधी सी बात है, मतलब उस रेखाखंड को दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ाया जा सकता है। यह है अभिधारणा नंबर 2। खत्म। अभिधारणा नंबर 3 कि भैया अगर तुम्हारे पास एक क्या है, एक तुम्हारे पास केंद्र है और एक त्रिज्या है। तुम्हारे पास अगर एक केंद्र है और एक त्रिज्या है तो तुम एक वृत्त की रचना कर सकते हो। मतलब क्या ही है, ये रही, तुम्हारे पास अगर एक केंद्र है और एक त्रिज्या है तो तुम एक वृत्त की रचना कर सकते हो। सीधी सी बात है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर भी।
कोई दिक्कत नहीं है भाई यहां पर भी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आती है हमारे पास चौथी अवधारणा। समझ रहे हो, ये ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कि तुम खुद भी लिख सकते थे, खुद भी बोल देते। क्या सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं? अरे कैसी बात कर रहे हो यार, समकोण का काम ही है एक दूसरे के बराबर होना। क्यों? क्योंकि सारे समकोण होते ही क्या है? सारे समकोण वही तो होते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, उनका काम ही है भाई। 90 डिग्री वाले कोण है सारे के सारे, सारे के सारे 90 डिग्री वाले कोण है। एक बात बताओ, है कहने वाली बात क्या है इसमें? बराबर ही होंगे सारे समकोण। इसमें कौन सी कहने वाली बात है बताओ? है भाई, सारे समकोण बराबर ही होंगे क्योंकि सबका कोण 90 डिग्री का ही तो होता है। तो सभी समकोण बराबर होते हैं। ये लो भैया, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारी अगली अभिधारणा है। और अब आती है आखिरी और पांचवी अभिधारणा जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, जो कि तुम्हें कंफ्यूज करेगी। ठीक है, अभी तक की चारों बड़ी इजी थी, तुम्हें एकदम सेकंडों में समझ में आ गई होंगी। ये अभिधारणा तुम्हें कंफ्यूज करेगी। ठीक है, यह अभिधारणा क्या है कि यदि एक सीधी रेखा दो रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप पर बनाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होगा। देखो भाई, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है, मान लो दो रेखाएं हैं, ठीक है, और इन दोनों रेखाओं पर एक तीसरी रेखा गिर रही है। तो इस केस में जो ये जो तिर्यक रेखा गिरी है, इसके एक साइड के अंतःकोणों को अगर जोड़ा जाए तो कोणों को जोड़ने पर जिस साइड ये मान 180 डिग्री से कम होगा, कोणों को जोड़ने पर जिस साइड ये मान आपका दो समकोण से कम होगा, समकोण मतलब 90 डिग्री, दो समकोण मतलब 2 गुणा 90 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से कम होगा। ठीक है, जिस साइड भी ये मान 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है, यानी कि 2 गुणा समकोण बोले तो 180 डिग्री से कम होगा। ठीक, इस साइड कम है, इस साइड ये 180 डिग्री से ज्यादा है, दो समकोण से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जिस साइड कोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा, ठीक है, उसी साइड पर जब तुम इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाओगे, उसी साइड पर जब तुम इन दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाओगे तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी भाई। ये रही, ठीक है, जिस साइड तिर्यक रेखा के अंतःकोणों एक ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा, उसी साइड ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, दूसरी साइड नहीं करेंगी। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। यही है तुम्हारी क्या? यही है तुम्हारी यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा। ठीक है, और इसके साथ हमारे यूक्लिड के अभिग्रहित और अभिधारणा खत्म हो गए।
तो कोई अगर तुमसे पूछता है कि बताओ यूक्लिड की अभिग्रहित और अभिधारणा में क्या फर्क है, तो क्या फर्क है भाई? यूक्लिड की अभिग्रहित और अभिधारणा में क्या फर्क है? दोनों में यह फर्क है कि जो अभिग्रहित हैं वो थ्रू आउट द मैथमेटिक्स कहीं भी इस्तेमाल हो सकती हैं, जबकि जो अभिधारणाएं हैं वो केवल और केवल ज्यामिति में इस्तेमाल होती हैं। दोनों के दोनों सत्य कथन है, यानी कि उन्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। और आपका ये ऐसे कथन होते हैं जो कि थ्रू आउट द मैथमेटिक्स कहीं भी यूज हो सकते हैं तो अभिग्रहित हैं, और अगर खाली ज्यामिति में इस्तेमाल हो सकते हैं तो अभिधारणा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? चलो जी, आ जाते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है क्वेश्चन देखो, एक दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? बताओ भाई, एक दिए हुए बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? उसने बोला है एक बिंदु से, तो एक बिंदु से जाने वाली तो तुम जितनी चाहे उतनी रेखा खींच लो, जितना तुम्हारा मन कर रहा उतनी रेखा खींच लो भाई, है ना? ये बिंदु थोड़ी ना मना करेगा। एक बिंदु से जाने वाली तो तुम जितनी चाहे उतनी रेखा खींच लो। तो एक बिंदु से होकर जाने वाली हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? एक बिंदु से होकर जाने वाली हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो दिए हुए बिंदु P तथा Q से जाने वाले कितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं? यह हमारी एक नई अभिग्रहित बनी थी, अभिधारणा नंबर 1 से हमने नई अभिग्रहित बनाई थी। क्या कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? दो बिंदुओं से होकर जाने वाली एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास आता है हमारा ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित तीन बिंदु हैं। बी बिंदु ए और सी के बीच में स्थित है। देखिए आकृति देखिए, दो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी के। तुम कहोगे क्या बच्चों का खेल है, लेकिन भाई ये हमें सिद्ध करना है हमारा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय इस्तेमाल कर कर। तो तुम्हें बोला गया है कि ए बी सी एक रेखा पर स्थित तीन बिंदु हैं और बिंदु बी ए और सी के बीच स्थित है। तो ए बिंदु ये हो गया, बिंदु सी ये हो गया, और बिंदु बी इन दोनों के बीच में कहीं स्थित है, ये रहा। ठीक है, हमसे कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी के। ठीक है, आ जाओ भाई सिद्ध करते हैं। हल, तो हम यहां पर लिखेंगे कि हमारा ए सी व ए बी प्लस बी सी एक दूसरे के संपाती हैं, एक दूसरे के संपाती हैं। ठीक है, कैसे? देखो भाई, ये तुम्हारा ए बी, ये तुम्हारा ए बी, और ये अपना बी सी, ये ए बी, ये बी सी, दोनों के दोनों बिल्कुल किसके ऊपर आ रहे हैं? दोनों के दोनों बिल्कुल ए सी के ऊपर आ रहे हैं, है ना? दोनों के दोनों बिल्कुल ए सी के ऊपर आ रहे हैं। और हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं तब यूक्लिड की अभिग्रहित 5 से, अभिग्रहित 5 ही है वो, चेक कर लेते हैं एक बार, जो कहती है कि सभी संपाती चीजें एक दूसरे के बराबर होती हैं। जो चीजें संपाती होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। सॉरी, यूक्लिड नंबर अभिग्रहित नंबर 4 से वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं परस्पर बराबर होती हैं। हो गया तुम्हारा काम। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं परस्पर बराबर होती हैं। तो यह आ गया आपका यूक्लिड की अभिग्रहित 4 से। क्या आ गया भाई? आपके पास आ गया, क्योंकि ए बी बी सी और आपका ए सी संपाती हैं, तो आपके पास आ जाएगा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के।
यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये लो भाई, कर दिया प्रूव। ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के, कर दिया प्रूव। यही तो प्रूव करना था, हो गया प्रूफ। किसी को कोई डाउट? क्लियर है यहाँ पर सब कुछ? ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक दिए हुए बिंदु से कितनी रेखाएं जा सकती हैं? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक दिए हुए बिंदु से आपका, एक दिए हुए बिंदु से कितनी रेखाएं होकर जा सकती हैं? 0, केवल 1, केवल 2, इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन चेंज कर दिए हैं बस। ठीक है, 2 दिए हुए बिंदु पी क्यू से जाने वाले 3 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले 3 रेखाखंड खींचे जा सकते हैं? नहीं खींचे जा सकते। 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली केवल एक अद्वितीय रेखा खींचती है, 3 रेखाएं नहीं खींच सकती। तो ये कथन क्या हो जाएगा? ये कथन हमारा असत्य कथन हो जाएगा। कैसा कथन हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? यदि 2 बिंदु ए और बी के बीच में बिंदु सी इस तरीके से स्थित है कि ए सी बराबर है बी सी के। 2 बिंदु है ए और बी, बीच में बिंदु सी स्थित है ऐसे कि ए सी बराबर है बी सी के, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर होगा 1/2 ए बी के। ये 20 नहीं है, ये 1/2 होगा। ए सी बराबर होगा 1/2 ए बी के। चलो भाई देखो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज तो आप यही लिखोगे क्या, कि ए सी प्लस बी सी बराबर होगी किसके? ए बी के। ठीक है, ये कहां से आया? अभिग्रहित 4 से। क्योंकि हमें पता है कि भैया जब 2 चीजें संपाती होती हैं तो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। आगे हमें दिया हुआ है ए सी बराबर बी सी के। ठीक है, ए सी बराबर बी सी के। तो अगर मैं दोनों तरफ ए सी जोड़ दूं, ठीक है, दोनों तरफ ए सी जोड़ देते हैं, जोड़ने पर हमारे पास क्या आएगा? या मैं यहां खाली लिखता हूं, ए सी जोड़ने पर। तो अगर मैं दोनों तरफ ए सी जोड़ता हूं तो हमें पता है कि बराबर में अगर हम बराबर जोड़ दें, अगर हम बराबर में बराबर जोड़ दें, ये दोनों बराबर थे, मैंने इन दोनों में बराबर ए सी जोड़ दिया। ठीक है, बराबर में अगर हम बराबर जोड़ दें तो हमारे पास पूर्ण भी बराबर होगा। ये हमारी अभिग्रहित नंबर कौन सी है? ये हमारी अभिग्रहित नंबर 2 है, कि बराबर में बराबर जोड़ने पर पूर्ण भी बराबर होता है। सीधी सी बात है। ठीक है, अब AC प्लस AC हो जाएगा 2 गुणा AC के, और AC प्लस BC किसके बराबर है भाई? AC प्लस BC बराबर है आपका AB के। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं आपका अभिग्रहित AC प्लस AC बराबर हो गया किसके? AB के। कहां से आया ये? अभिग्रहित 1 से। क्या कहती है भाई अभिग्रहित 1? अभिग्रहित 1 कहती है कि जब 2 चीजें किसी एक चीज के बराबर होती हैं तो वो आपस में ही बराबर होती हैं। AC प्लस AC भी AC प्लस BC के बराबर था, और AB भी AC प्लस BC के बराबर था। तो AC प्लस AC बराबर आ गया AB के। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 गुणा AC बराबर आ जाएगा AB के, और 2 इधर भाग में चला जाएगा तो AC बराबर आ गया 1/2 AB के। हैंस प्रूव्ड। खत्म कहानी। ठीक है भाई, खत्म कहानी। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? देख लो एक बार, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि AC बराबर है BD के, तो सिद्ध करो कि AB बराबर होगा CD के। तो बहुत इजी है, हमें दिया हुआ है AC बराबर BD के। मैं दोनों तरफ में से क्या करता हूं? मैं दोनों तरफ से BC घटा देता हूं।
ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, BC हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा AC माइनस BC बराबर BD माइनस BC। ये क्या है, ये है हमारी अभिग्रहित 3। ये क्या है, ये है हमारी अभिग्रहित 3 जो कि कहती है कि भैया आपका बराबर में से बराबर घटाने पर जो मान आता है वो भी बराबर आता है। तो AC माइनस BC करेंगे कितना आएगा, AB आएगा, और BD माइनस BC करेंगे तो कितना आएगा, CD आएगा। हैंस प्रूव्ड। खत्म कहानी। ठीक है भाई, तो देखो यार इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, जो भी था इस चैप्टर में मैंने तुम्हें बता दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर में मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, तो आज दृष्टि सीरीज की क्लास मैंने पहले ही कहा था कि छोटी रहेगी। ठीक है, कंसाइज क्लास रखेंगे, छोटा चैप्टर है, खत्म कर दिया छोटा चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर होगा तुम्हारा रेखाएं एवं कोण, और उसमें मजा आएगा भाई। काफी टाइम बाद हम साथ में मिलकर क्वेश्चन करेंगे, तो रेडी रहना। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर, टाटा और बाय बाय।